गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्वतंत्रता इक्विटी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में चर्चा करेंगे। अणुओं तथा परमाणुओं की गति को सामान्यतः उनके स्वतंत्रता की कोटि के पदों में निरूपित किया जाता है। किसी भी अणु की संपूर्ण स्थिति का निर्धारण करने हेतु आवश्यक निर्देशांकों कोऑर्डिनेट्स की संख्या को उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। कोई भी अणु है, उसकी संपूर्ण स्थिति का निर्धारण करने हेतु जितने निर्देशांकों जितने कोऑर्डिनेट्स की संख्या की आवश्यकता होती है उसे उस अणु के स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कोटि उन निर्देशांकों की संख्या है जो किसी अणु को स्थिति निर्धारण में काम आते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स उस अणु की स्वतंत्रता की कोटि कहलाते हैं। एक कण परमाणु की त्रिविमीय स्पेस में स्थिति निर्धारण करने के लिए तीन निर्देशांकों x, y तथा z की आवश्यकता होती है। अतः इसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। इसी प्रकार n परमाणु वाले अणु की स्थिति का पता लगाने के लिए 3n निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। अतः कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n होगी। यहाँ n किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है। तो किसी भी अणु में कुल जो स्वतंत्रता की कोटि होगी, कुल स्वतंत्रता की कोटि 3n के बराबर होती है। यहाँ n जो है अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है। अतः कुल स्वतंत्रता की कोटि इक्वल टू 3n। जब एक गैस को गर्म करते हैं तो उसको दी गई ऊष्मा अणु में 3 प्रकार की गतियों में विभाजित हो जाती है। ये 3 प्रकार की गतियां हैं: स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन गति। इस प्रकार स्वतंत्रता की कोटि को प्रत्येक प्रकार की गति से संबद्ध करते हुए ये कह सकते हैं कि अणु में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है। तो कोई भी जो अणु होती है उसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की कोटि होती है। पहला, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियाँ, ट्रांसलेशन। स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि। दूसरा है घूर्णन, रोटेशनल, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि। तीसरी है कंपन, वाइब्रेशनल, कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ। तो इस प्रकार किसी भी अणु में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है: स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन। 3 प्रकार की स्वतंत्रता की कोटियाँ किसी भी अणु में होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियाँ, ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अणु में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता, बल्कि अणु स्थानांतरण गति करता है। अतः अणु की स्थानांतरण गति उसके द्रव्यमान केंद्र की गति मानी जा सकती है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का पता लगाने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक अणु की स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 होगी तथा बची हुई स्वतंत्रता की कोटियाँ 3n-3 अणुओं में आंतरिक गतियाँ जैसे घूर्णन, कंपन के कारण होती है। अतः किसी अणु में जो स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है वो 3 निर्देशांकों के कारण 3 स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है। तो इस प्रकार स्थानांतरण की जो स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है किसी भी अणु में उनकी संख्या
3 होती है। तो जो टोटल स्वतंत्रता के अणु स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है 3n, उनमें से 3 स्थानांतरण के कारण होने वाली स्वतंत्रता कोटियों को घटाने के बाद में जो शेष बचेगी वो आंतरिक गतियों जैसे घूर्णन तथा कंपन के कारण होती है। अतः किसी भी अणु में स्थानांतरण की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या हमेशा 3 होती है। दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता कोटियों की बात करते हैं। दूसरी प्रकार की है घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियाँ, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक एक्स एक्स पर स्थित द्विपरमाणु अणु अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर 2 पारस्परिक लंबवत अक्षों y तथा z में घूर्णन कर सकता है। मान लीजिए कोई एक द्विपरमाणुक अणु है, वो एक्स एक्स पर स्थित है, तो वह अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर 2 पारस्परिक लंबवत अक्षों y तथा z में घूर्णन कर सकता है। अतः इसकी घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि 2 होगी। समस्त रेखीय अणु जैसे CH2H2 CO2 आदि द्विपरमाणुक अणु की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इनकी घूर्णन की स्वतंत्रता कोटियाँ 2 होगी। जितने भी रेखीय अणु होते हैं उनके घूर्णन की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार बात करें अरेखीय अणु की। अरेखीय अणु अपने द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर 3 पारस्परिक अक्षों x, y और z में घूर्णन कर सकता है। अतः इसकी घूर्णन की स्वतंत्रता कोटियाँ 3 होगी। तो बात करते हैं घूर्णन की स्वतंत्रता कोटियाँ। तो अगर अणु रेखीय अणु है तो घूर्णन की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 2 होगी, और अगर अणु अरेखीय अणु है तो घूर्णन की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 3 होगी। बात करते हैं तीसरी प्रकार की स्वतंत्रता कोटि। तीसरी प्रकार की स्वतंत्रता कोटियाँ कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी तक अपन ने 2 प्रकार की स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियाँ और घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियों का निर्धारण कर लिया है। अतः कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ जो होती है 3n में से स्थानांतरण और घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियों को घटा दिया जाता है, तो शेष बची स्वतंत्रता की कोटियों कंपन की होगी। तो अपने को पता है कि किसी अणु में जो स्वतंत्रता की कोटियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है: स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन। और अगर जो कुल कोटियाँ हैं उनमें से स्थानांतरण और घूर्णन की कोटियों को घटा दिया जाएगा, तो शेष जो बची होगी कोटियाँ वो किसके कारण होगी? वो होगी कंपन की स्वतंत्रता की कोटियों के कारण। इसलिए रेखीय अणु के लिए कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ जो होगी, बात करते हैं रेखीय अणु के लिए, तो उसके लिए कंपन की जो स्वतंत्रता की कोटियाँ होगी वो होगी 3n-5। यहाँ 3n कुल स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं और 5 जो है वो 3 तो स्थानांतरण कारण प्लस रेखीय अणु के लिए 2 घूर्णन के कारण स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। तो टोटल हो गई स्वतंत्रता प्लस स्थानांतरण प्लस घूर्णन के, ये स्थानांतरण कारण, ये घूर्णन के कारण, तो इनका योग, दोनों का योग 5। तो इस प्रकार कुल अपनी थी 3n, उनमें से इन दोनों का योग 5 घटाने पे रेखीय अणु के लिए कंपन की स्वतंत्रता कोटियाँ आ जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं अरेखीय अणु के लिए। तो अरेखीय अणु के लिए कंपन की स्वतंत्रता कोटियाँ जो होगी वो होगी 3n-6।
यहाँ 3n कुल स्वतंत्रता कोटियाँ हैं और 6 जो है वो 3 तो स्थानांतरण के कारण प्लस अरेखीय अणु के लिए गुणन के कारण स्वतंत्रता कोटि 3। इस प्रकार 3 + 3 = 6। तो स्थानांतरण प्लस गुणन दोनों का योग 6 हो गया। तो कुल जो है 3n, उनमें से इन दोनों के कारण स्वतंत्रता कोटियाँ 6 है। तो ये घटाने के बाद में जो शेष बचेगी वो बचेगी कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ। अतः इसको अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी अणु है उसकी कुल स्वतंत्रता कोटियाँ होगी वो होगी 3n। यहाँ n जो है अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या है। इसके बाद कुल में से कुल स्वतंत्रता कोटियों को 3 भागों में बांट दिया गया है: स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन। किसी भी अणु में स्थानांतरण के कारण स्वतंत्रता कोटि का मान हमेशा 3 होता है तथा घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि अगर अणु रेखीय है तो 2 होगी और अणु अगर अरेखीय है तो 3 होगी। इसी प्रकार कंपन की स्वतंत्रता कोटि की बात करें तो अणु अगर रेखीय है तो रेखीय अणु के लिए कंपन की स्वतंत्रता कोटियों का मान होगा 3n - 5 और अणु अगर अरेखीय है तो उस स्थिति में कंपन की स्वतंत्रता कोटि का मान होगा 3n - 6। इस प्रकार स्वतंत्रता कोटि का ये संक्षेप में विवरण है। इसको अपन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखिए, उदाहरण लेते हैं Cl2 का। Cl2 में Cl2 जो अणु है उसमें परमाणु की संख्या 2 है, अतः n का मान 2 हो गया। और अणु में कुल स्वतंत्रता कोटियाँ 3n के बराबर होती है, अतः 3 × n का मान 2 रखेंगे तो कुल स्वतंत्रता कोटि का मान 6 आ गया। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्थानांतरण कारण स्वतंत्रता कोटियाँ। तो स्थानांतरण कारण स्वतंत्रता कोटि का मान हमेशा सभी अणुओं के लिए 3 होता है। जैसे इधर देखा, स्थानांतरण के कारण स्वतंत्रता कोटियों का मान प्रत्येक अणु के लिए 3 होता है। तो टोटल Cl2 के लिए स्वतंत्रता कोटियाँ 6, स्थानांतरण के कारण 3। अब बात करते हैं रोटेशनल के कारण। तो Cl2 अणु रेखीय अणु है और रेखीय अणु के लिए घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि का मान, यहाँ पे देखिए, घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि के रेखीय अणु के लिए मान कितना होता है? 2 होता है। तो ये रेखीय अणु के लिए घूर्णन की स्वतंत्रता कोटि का मान 2 होगा। इस प्रकार जो बची हुई वाइब्रेशन के कारण कंपन की स्वतंत्रता कोटियों का मान रेखीय अणु के लिए 3n - 5। तो देखिए, यहाँ 3n का मान 6 आ गया। 6 - 3 + 2 5 = 1। तो यहाँ कंपन के कारण या कंपन की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या Cl2 अणु के लिए 1 होगी। अतः Cl2 अणु में टोटल स्वतंत्रता कोटियों का मान 6 होगा,
जिसमें ट्रांसलेशन के कारण 3, रोटेशन के कारण 2 और वाइब्रेशन के कारण 1 होगी। इसी प्रकार जैसे CO2 अणु के लिए बात करें, CO2 एक रेखिक अणु है। CO2 एक रेखिक अणु है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 3 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गई, जिसमें से 3 ट्रांसलेशन के कारण और रेखिक अणु के लिए रोटेशन के कारण 2 और वाइब्रेशन के कारण टोटल 9 है। 9 में से 3 + 2 को घटाएंगे तो 9 - 5 = 4। तो ये CO2 एक रेखिक अणु है। रेखिक अणु के कारण यहाँ वाइब्रेशन के कारण जो स्वतंत्रता की कोटियाँ होगी वो 4 होगी। इसी प्रकार अपन H2S के लिए बात करें तो H2S एक अरेखिक अणु है। तो अरेखिक अणु में इसमें परमाणु की संख्या 3 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। इसके ट्रांसलेशन कारण 3 और अरेखिक के लिए रोटेशन कारण 3 और जो वाइब्रेशन कारण होगी 9 - 6 = 3, वाइब्रेशन कारण 3 होगी। इस प्रकार अपन किसी भी अणु के लिए कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से ट्रांसलेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वाइब्रेशन कारण कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कुछ उदाहरण और दे रखे, इन उदाहरणों से आप ये चीज़ आसानी से समझ सकते हो।